30 मिलियन से ज़्यादा है, लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो एक सवाल मैंने उठाया था, अगर 2022 में याद हो, कि जो डिटेल्ड स्टोरी करती हैं वो इस चीज़ में स्ट्रगल करती हैं। कारवां मैगजीन का नाम लिया था 2 साल पहले कि इन्हें पढ़ता कौन है। तो नंबर दूसरे साइड से ऐड ऑन हो जा रहा है, और अभी तो कारवां पे एक नई स्टोरी इतनी अच्छी आई है कि उसकी लाखों लोग चर्चा कर रहे हैं, तो शायद उस चीज़ का जवाब मिल गया है 2 साल बाद में। तो लेकिन हाँ, हम लोगों के लिए है दिक्कत सब्सक्राइब करके चीज़ों को पढ़ने के, और कुछ रास्ते बताएंगे अभी अनंत सर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अनंत जी ने 2005 में दिल्ली प्रेस में ये शामिल हुए और इन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम शुरू किया, और तब से बड़ी प्रकाशन भूमिका संभाली और संगठन को एक डायनेमिक और एक राउंडेड मीडिया हाउस बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। 2010 में इन्होंने 22 साल के अंतराल के बाद द कारवां को पुनर्जीवित किया और इसे नैरेटिव जर्नलिज्म को समर्पित एक पत्रिका के रूप में आकार दिया। अनंतनाथ एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स और इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर एसोसिएशन की कार्यकारी समिति में भी हैं, और इन्होंने IIM से MBA और कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से राजनीति में MA किया है। तो आनंद जी हमें एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जर्नलिज्म बताएंगे, क्योंकि इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस है, और इसलिए शायद उन चीज़ों को एक साथ ला करके हमारे काम की चीज़ों को जोड़ करके बताएंगे। सर स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद सुमित, थैंक यू। मयंक, समर, थैंक यू। बट सबसे पहले थैंक यू टू सुमित। सुमित से मेरी पहचान साल के बिगनिंग में ही हुई थी, बैंगलोर के कार्यक्रम में। तभी मैंने उनके न्यूज़ वीक ऑनलाइन पब्लिकेशन के बारे में जाना, यूट्यूब चैनल के बारे में जाना। इस बहुजन यूट्यूबर्स जो मीट सुमित पिछले 4 या 5 साल से अब कर रहे हैं, इसके बारे में मेरी पहली बार जानकारी हुई। मालूम तो था कि ऑब्वियसली कई ऐसे कलेक्टिव्स हैं जो कास्ट बेस्ड इश्यूज को लेकर जर्नलिज्म कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, इश्यूज अवेयरनेस कर रहे हैं। बट पहली बार मैं इस ऐसे कलेक्टिव से मेरा खुद आमना सामना हुआ, और जब इन्होंने कहा कि अब यहाँ पे आके आपके संगठन को एड्रेस करें, तो मैं बहुत उत्सुक था। बिकॉज आप जानते हैं, शायद यहाँ पे लिखा कैरावैन है आपने, लेकिन कैरावैन हमारी मेरे दिल की सबसे क्लोज पत्रिका है, लेकिन दिल्ली प्रेस के लिए ये एक पत्रिका है, काफ़ी सारी और पत्रिकाओं के अलावा। और हमारी सारी पत्रिकाओं में कास्ट बेस्ड इश्यूज का एक बहुत इम्पोर्टेंट मूल रहा है। जो लोग नॉर्दर्न इंडिया से हैं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे बताया गया है कि ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं। मैं अंग्रेजी में भी बीच में आई विल कीप ऑन स्विचिंग ऑन टू इंग्लिश बिकॉज आई नो देयर आर पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, सो आई ट्राई एंड बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में बोलूँगा। तो कास्ट बेस्ड इशू दिल्ली प्रेस मैगजीन के लिए हमेशा से ही एक मूल इशू रहा है। जो लोग नॉर्थ इंडिया से हैं उन्होंने हमारी पत्रिका सरिता पढ़ी होगी, उन्होंने शायद हमारी पत्रिका सरस सरल पढ़ी होगी। सरस सरल का जन्म, सरस सरल एज अ मैगजीन जो 1994 में शुरू की, मेरे फादर ने स्टार्ट की थी, उसकी नींव ही थी कास्ट बेस्ड इश्यूज को डिवोट करना। बिकॉज देखिए, मैं भी अपर कास्ट से हूँ, हमारी पूरी पब्लिशिंग कम्युनिटी अपर कास्ट से है, ओनरशिप अपर कास्ट से है, एडिटरशिप तो है ही अपर कास्ट से फॉर श्योर। और एक ये बहुत ही बड़ा गैप रहा है इंडियन पत्रकारिता में कि मास मीडिया हैज़ बीन एन डोमेन ऑफ द अपर कास्ट। इश्यूज चाहे कहीं आ भी जाए, लेकिन एक जो प्रोमिनेंस दी जाती है, वो हमेशा जो एक वॉइस आती है, वो एक बायस आ ही जाता है। और देखिए, इस बारे में मैं आगे बताऊंगा कि किसी भी पत्रिका का या किसी भी चैनल का, किसी भी मीडिया हाउस का बायस होने में कोई गलत बात नहीं है। बायस तो होता ही है। आप इस फील्ड में हैं, आप एक वजह से आए हैं, एक पैशन से आए हैं। आप अगर एक बिल्कुल ही आप विदाउट बायस काम करेंगे तो उस काम का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, बिकॉज आपकी एक मूल सोच है। बट उस मूल सोच को कैसे आप प्रदर्शित कर रहे हैं, हाउ यू प्रेजेंटिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बायस इंडियन मीडिया में हमेशा एक बायस रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अपर कास्ट बायस रहा है। मेरे फादर की सोच थी कि सरस सरल एज अ पत्रिका, जिन्होंने पढ़ी होगी, वैसे कोई हाथ उठा दें कि इन्होंने पढ़ी है ताकि मुझे मालूम रहे। ओके, चलिए ठीक है, मे बी 25%, आई थॉट कि ज़्यादा होगा, बट ठीक है 25% है। समय बदल चुका है, पत्रिका की भी थोड़ी उसकी रीच भी कम हो चुकी है। बट उसका एक पूरा एक मूल था कि पूरी की पूरी पत्रिका एक तरह से
बहुजन समाज कहें या कास्ट बेस्ड इश्यूज कहें, उसी पे डिवोटेड थी, उसी मुद्दों पे डिवोटेड थी। कहानियां भी थी, एक तो पॉलिटिक्स और सोशल कमेंट्री थी, लेकिन अगर कहानियां भी आती थी, अगर बिल्कुल पॉलिटिकल सामाजिक विषयों पे भी बात होती थी, तो वो एक उस नजरिए से जो मास मीडिया, लार्जर मास मीडिया नहीं देख रहा था। सरिता में भी इस तरह से हमने शुरू से ही एक तरह से जो 3 हमारी पब्लिकेशन हाउस के 3 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी ऑब्सक्यूरेंटिज्म, जैसे आप क्या बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रगति विरोध बोलेंगे शायद उसको, और एक रिलीजियस, मतलब उसमें रिलीजियस फंडामेंटलिज्म भी आ गया, एंड एक कास्ट इनइक्वालिटी को एड्रेस करना। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूल रहा है हमारी सारी पत्रिकाओं में। तो जब मेरे को सुमित ने बोला कि यहाँ पे आके एड्रेस करना है, मेरे लिए तो ये वाज अ मोर ऑफ अ अपॉर्चुनिटी। आई वांट टू नो कि किस तरह का काम हो रहा है, बिकॉज हम अपने दिल्ली में ऑफिस में जरा एक प्रिजनर बन जाते हैं, हमारा वर्ल्ड व्यू बिकम्स मोर एकेडमिक, वी आर रीडिंग अदर स्टफ्स। हम बाकियों के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो भी कितना देख पाते हैं आप सोच सकते हो, नहीं देख पाते ज़्यादा, बिकॉज इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो मेरे लिए खुद एक एक्चुअली आई हैव कम हियर टू अंडरस्टैंड मोर, मीट एवरीबडी हियर मोर एंड नो व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक सुमित ने मुझे दिया है। जब भी एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हम बाबा साहेब की छत्र छाया में करते हैं, तो जाहिर सा सवाल है, द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू आवर माइंड इज द फ्रेमवर्क दैट ही लेफ्ट फॉर अस, द कॉन्स्टिट्यूशन, the rights it guaranteed to us as an individual citizen, and the rights it guaranteed to us as members of the press, and what is happening to those rights, उस rights का आज क्या हो रहा है। खुद अपने आप में एक पत्रकार थे, उनकी मैगजीन थी, मूक नायक थी, बहिष्कृत, भारत, समता, जनता, चारों पत्रिकाओं में उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया, ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया, इक्वालिटी की बात की। वही वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई। आज 70 या 75-80 साल के बाद इंडियन मीडिया की या इंडियन सोसाइटी की क्या हालत है, और उसमें एज अ जर्नलिस्ट, एज अ यूट्यूबर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है, इस पे ही मैं थोड़ा बोलने वाला हूँ। हम सब जानते हैं कि जर्नलिज्म आज एक बहुत ही पोलराइज एनवायरनमेंट में है। एक तरफ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, दूसरी तरफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, कोर ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। एक तरफ कट्टरवाद, फंडामेंटलिज्म, दूसरी तरफ धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। आई एम टॉकिंग अबाउट the attack on one side and what the original constitution values are: humanism, secularism, the attack of nationalism, fundamentalism. एक तरफ subjectivity, biasness, पक्षपात, दूसरी तरफ as a journalist आपकी responsibility to be objective. एक तरफ obscurantism, प्रगति विरोध, और दूसरी तरफ progressivism. Now, as a journalist, आपकी क्या responsibility बनती है? Obviously, our responsibility is towards protecting the core constitutional values: humanism, secularism, objectivity, progressivism. But ये attack आज के दिन बढ़ गया है। Secondly, ये भी कहना कि ये attack आज ही बढ़ा है will also be, जिसे कहते हैं myopic. ये attack हमेशा से ही रहा है। ऐसा नहीं है कि our media, our society has been free of these forces. And media का खुद conduct has, ये कहना कि अभी प्रेस फ्रीडम पिछले 10 साल में चली गई है, या ये कहना कि प्रेस ने अपने एथिक्स पिछले 10 साल में गिरा दिए हैं, एक बड़ा सिंपलिस्टिक व्यू होगा। प्रेस फ्रीडम हमेशा से ही किसी ना किसी बंधन में रही है इस कंट्री में, और मीडिया के एथिक्स भी अपने आप कभी भी उस तरह के नहीं रहे जो हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं वो पुराने दिन जब मीडिया नहीं कहता, वो पुराने दिन नहीं थे उस तरह के। हाँ, ये है कि आज के दिन बहुत खराब है, तो आज के दिन की लड़ाई बहुत ज़्यादा है। सो मेरी तरफ से आई हैव 4 pillars of ethics and responsibility that you as YouTubers, whether you call yourself journalists or YouTubers, whatever definition you want to call yourself, that's fine. These values, the reason I'm bringing it out, मैं इसलिए ला रहा हूँ कि as a journalist आपकी
आपका एंकर थोड़ा अलग होता है, एंड एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर आपका लेंस थोड़ा अलग होता है, बिकॉज जर्नलिज्म में आपके पास एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपके पास एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ the framework becomes more harsher, whereas as a content creator you can be a little bit more liberal. आप थोड़े liberal हो सकते हैं, आपके rules थोड़े कम हो सकते हैं. तो जो मैं rules बता रहा हूँ, these are more for journalism, and that should define your journalistic work first and foremost. And these are all things आपको मालूम है शायद, मैं सिर्फ उसका दोबारा उल्लेख कर रहा हूँ. Anti-establishment, B, nationalism, tempering nationalism, राष्ट्रवाद का के खिलाफ. तीसरा, योर ओन फाइट एज अ जर्नलिस्ट, जो आज के दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है. नॉट फाइट फॉर पीपल बट फाइट फॉर यू एज अ जर्नलिस्ट, बिकॉज यू आर अ मीडियम फॉर पीपल टू नो द ट्रूथ. So if you don't fight for your own rights, a section of society, small, big or large, will not know the truth. So you have to fight for yourself. You have to be slightly more selfish in fighting for yourself, slightly more organized. And fourth and foremost, preserving and strengthening our constitution. Because that is the one document, वो एक document है जो आज के दिन 70-75 साल के बाद भी इस सरकार ने, हमने देखा इलेक्शन में, जहां बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, उसका क्या रेपरकशन हुआ. तो आप कितना भी हमारी सोसाइटी को पोलराइज कर लें, कितना भी बिखार लें, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारे जहन में घुस गया है कि उसकी प्रोटेक्शन बिकम्स अ फंडामेंटल ड्यूटी. एंड अगेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे को सोचते रहना चाहिए कि उसके वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. ये सोचना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक हार जाएगा, ये आप देखिए अमेरिका में क्या हो गया है, जहां पे हम सोचते हैं कि इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज इंडिया से ज्यादा स्ट्रांग है, वहां तक इलेक्शन के रिजल्ट एक तरह से इतने आश्चर्यजनक है. तो कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं है, उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा. सो लेट मी स्टार्ट विद एंटी एस्टैब्लिशमेंट. बहुत लोग, क्योंकि हम कैरावान में बहुत ज्यादा ही सरकार के और एस्टैब्लिशमेंट के मेरा खिलाफ लिखते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार सारा टाइम आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों लिखते रहते हो, पॉजिटिव जर्नलिज्म भी क्या करिए. उसका जवाब, क्योंकि आप लोग यूट्यूब में हैं तो यूट्यूब में ज़्यादा आता होगा कि थोड़ा अच्छी कहानी भी दे दो. अब देखिए, एक इस्टेब्लिशमेंट, द नेम इस्टेब्लिशमेंट मीन कि आपके पास पावर है. हाँ, एंड इस्टेब्लिशमेंट डजंट मीन जस्ट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट बाय द वे. इस्टेब्लिशमेंट कैन बी पॉलिटिक्स, कैन बी रिलीजन, can be judiciary, can be business, can be your local administration, can be police, can be a leader of a trade body, can be a leader of your own organization. Just because आप यहाँ पे हम बहुजन समाज के हैं, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, यहाँ पे भी एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है. उस एस्टैब्लिशमेंट को भी चैलेंज करना जरूरी है. Because the moment you stop challenging an establishment of any kind, then you become a sort of a collaborator. बिकॉज ट्रू जर्नलिज्म तभी होगा जब आप हर एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज करें. तो खैर, जब लोग कहते हैं कि आप पॉजिटिव स्टोरी करना चाहिए, आप पॉजिटिव स्टोरी तो एस्टैब्लिशमेंट खुद ही कर लेगा ना, उसके लिए हमारी क्या जरूरत है, फिर हमें क्या करने की जरूरत है. ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली कि आप क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करें. जर्नलिज्म विच इज रूटेड ऑन एंटी एस्टैब्लिशमेंट और क्वेश्चनिंग द एस्टैब्लिशमेंट, अगर आपका जर्नलिज्म उस मूल पे है तो वो एक बेहतर जर्नलिज्म होगा. बिकॉज जो आपका रीडर है, और आप सब जानते हैं, आपका रीडर आपसे चाहता है कि उनको सच चाहिए, उसको ये जानना है, उसको वो कहानी जाननी है जो इस्टेब्लिशमेंट में जो लोग हैं वो बताना नहीं चाहते हैं. तो आप उनकी तारीफ भी करें, करनी चाहिए तारीफ, अगर अच्छा काम किया तारीफ करनी चाहिए, लेकिन एक स्केप्टिकल, एक क्वेश्चनिंग के बाद होनी चाहिए. फेस वैल्यू पे ना लेने. उसने बोला कि सरकार ने बोला कि हमने ये अच्छा काम किया, आपने छाप दिया विदाउट क्वेश्चनिंग, दैट इज प्रोपेगेंडा. कहीं बोला अच्छा काम किया, आपने क्वेश्चन किया, और उसके बाद आपने एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट छापी. दैट इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट ड्रिवन जर्नलिज्म. एंटी एस्टैब्लिशमेंट डजंट मीन क्रिटिसिज्म ओनली. एंटी एस्टैब्लिशमेंट सिंपली मीन्स कि आपके सामने जो एक फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप उस नैरेटिव को क्वेश्चन करें, उसको मॉडरेट करें और उसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आगे आप पेशकश करें. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट से ना कंफ्यूज करें या उसको लिमिट ना करें.
आपके आसपास मैंने देखा कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म भी कर रहे हैं, कुछ फूड जर्नलिज्म भी कर रहे हैं। अब फूड जर्नलिज्म में क्योंकि आई वाज दैट लेडी वाज डूइंग द फूड जर्नलिज्म, आई फॉरगॉट, आई डोंट नो वेयर शी इज। सो समटाइम्स आई से कि doing anti-establishment journalism is politics is much easier than in other fields, क्योंकि पॉलिटिशियन को ना एक आदत होती है क्रिटिसिज्म की, तो उसके खिलाफ देखो कि उसको आदत है, सुबह शाम वो सही सुन रहे हैं, जनता बोल रही है, प्रेस वाले बोल रहे हैं। लेकिन दूसरे फील्ड्स में लोगों की इतनी आदत नहीं है। स्पोर्ट्स में आप देखिए, आप बीसीसीआई के खिलाफ एक कहानी कर दीजिए, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपका कल से वो पास काट देंगे, आपको क्रिकेट में स्टेडियम में नहीं घुसने देंगे। आप फिल्म इंडस्ट्री में कीजिए, करण जौहर पे कीजिए या किसी पे, एकता कपूर पे कीजिए या किसी पे कीजिए, कल से आपको वो दे विल गो आफ्टर यू। सो एस्टैब्लिशमेंट इन नॉन पॉलिटिकल फील्ड्स एक्चुअली फार मोर डिफिकल्ट। कॉर्पोरेट इंडिया में देखिए, आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हाउस पे एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्रिटिकल स्टोरी करेंगे तो दे विल कम आफ्टर यू। सो आई एम श्योर फूड जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ट्रैवल, एवरीवेयर, बिकॉज आप जब वो ट्रैवल जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपने एक होटल के बारे में खराब लिख दिया तो कल से तो आपको he will stop entertaining you. So establishment is everywhere to be found. तो जो भी आप जिस फील्ड में भी हैं, keep in mind your reader, your viewer wants to know the truth. They are not here for PR. PR के लिए सबके पास अपने अपने चैनल्स हैं, PR के लिए एजेंसीज भी हैं। आपको PR एजेंसी बनना है तो वो ठीक है, that you are a PR agency, no problem with that, बहुत जरूरी है उसकी। But don't confuse yourself with journalism. The other big challenge that is facing us is nationalism. एंड इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करते हैं आजकल, बिकॉज ऑब्वियसली एक हिंदू नेशनलिज्म का एक माहौल बना हुआ है। लेकिन ये कहना कि नेशनलिज्म और इंडियन मीडिया, हम सब लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया, ये सबको मालूम है वर्ड गोदी मीडिया, लेकिन क्या ये गोदी मीडिया पिछले 10 साल नहीं बना है? जो गोदी मीडिया का जो मूल है वो तो शुरू से ही रहा है। अगर हम इसको नजरअंदाज कर देंगे तो फिर हम अपने मिथ में रह रहे हैं। सच्चाई है कि मीडिया एंड नेशनलिज्म, मीडिया और नेशनल राष्ट्रवाद हमेशा साथ साथ किया है। यहाँ पे किसी ने बेनेडिक्ट एंडरसन का नाम सुना हुआ है, एक थ्योरिस्ट थे, सुना हुआ है? बेनेडिक्ट एंडरसन एक नेशनलिज्म के थ्योरिस्ट थे। उनकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी कि व्हाट इज नेशनलिज्म, व्हाट इज अ नेशन। नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, एक इमेजिनेटिव कम्युनिटी है। बिकॉज आप सोच रहे हैं कि ये पूरी कम्युनिटी, यू डोंट नो एवरीबॉडी इन अ नेशन। अगर आप बहुजन समाज को भी एक nationalistic perspective में जाने, it's an imagined community, everybody who believe in the same ethos, same ethnic background, you're imagining a community. वो imagined community बनती कैसे है? Through mass media, because back in the day 1900s 1800s में the same group of people, the entire country or a same section of society was reading one newspaper. अब उस newspaper में जो विचार आए, वही विचार सबने पढ़े, उसी को इंटरनलाइज किया, उसी से अपनी सोच बनाई, उसी से आपने कहा कि आपके लिए क्या इश्यूज इंपॉर्टेंट है। तो नेशनलिज्म और मीडिया साथ साथ गया है। मीडिया प्रोपोगेट्स नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज बिल्ट ऑन मीडिया। तो ये कहना कि आज के दिन नेशनलिज्म और मीडिया ज्यादा एलाइज हो गए हैं, ये गलत है। ये हमेशा से रहा है, ये हर देश में रहा है, दुनिया भर में रहा है। भारत में जो मीडिया का जन्म हुआ, इंडियन मीडिया का जन्म हुआ, वो भी तो नेशनलिस्ट स्ट्रगल पे हुआ। उसको हम फ्रीडम स्ट्रगल बोलेंगे, बट थी तो एक नेशनलिज्म की स्ट्रगल। जितने भी सारे बड़े अखबार आज के दिन आए 1880 के बाद, वो सारे के सारे देवर जो इंडियन अखबार थे, वो कहीं ना कहीं एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के इर्द गिर्द बने थे, तो वो भी एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप देखेंगे सदर्न इंडिया में सारे अखबार दे ग्रू मच बिफोर। यहाँ पे कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है? सदर्न इंडिया में आप लोग जानते हो, कुछ लोगों को अगर मालूम है मीडिया के बारे में, सदर्न इंडिया के अखबार ग्रो मच बिफोर हिंदी के अखबार। वो क्यों ग्रो के? तमिल में, केरला में, आंध्र में, कर्नाटका में, बिकॉज वहाँ पे एक हिंदी नेशनलिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट आई थी, कि सदर्न मूवमेंट आई थी कि हमें दिल्ली की हेजेमनी के अगेंस्ट हमें अपने को असर्ट करना है। तो द न्यूज़पेपर्स बिकेम एनालाइज, जितने भी चाहे देखिए, एनाडू अखबार देखिए, थांती अखबार देखिए, मनोरमा था, या कर्नाटका में जो भी अखबार थे, उन सब की ग्रोथ वहाँ की नेशनल कॉन्शियसनेस के साथ हुई थी। हिंदी अखबारों की ग्रोथ कब हुई? 1980s में, 1990s में।
वो तब हुई जब एक तरह से यहाँ पे थोड़ी हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ने लगी, आपकी राम जन्म मूवी मूवमेंट आई, सडनली मोर कॉन्शियसनेस आई। उसके बाद एक तरह से दो चीजें हुई, राम जन्म मूवी मूवमेंट भी आई, बट दूसरी तरफ एक और अच्छी चीज हुई कि एक लार्जर आउटरीच ऑफ मीडिया टू कैप्चर टू गो बियॉन्ड बिग सिटीज, जहाँ पे हम कहते हैं कि जो योगेंद्र यादव कहते हैं कि सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च, जहाँ पे ओबीसी एससी सब इश्यूज को भी मिलने लगी, एक तरह से जगह मिलने लगी, लेकिन ऑब्वियसली प्रोमिनेंस दी जा रही थी अपर कास्ट हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट को। एट द सेम टाइम उन इश्यूज को भी लिया जा रहा था, जिससे एक तरह से मीडिया का एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया। सो ये कहना कि नेशनलिज्म एंड मीडिया इज अ न्यू थिंग इज मायोपिक। एट द सेम टाइम वी हैव टू रिकग्नाइज कि आज के दिन जो एक नेशनलिस्ट थॉट आ गया है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि इस नेशनलिज्म थॉट जहाँ पे नेशनलिज्म और स्टेट पावर मिक्स हो गए हैं, और वो उसका एक लेंस बन गया है कि क्रिटिसिज्म और डिसेंट कम से कम हो। ये एक हमारे मीडिया के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। एंड अगेन आई वुड से कि आई विल टेक वन स्टेप फर्दर टू वन हैज टू आल्सो लुक एट कि अगर आप एक यहाँ पे आप लोग एक कम्युनिटी ड्रिवन जर्नलिज्म कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन जर्नलिज्म आल्सो शुड बी ओपन टू क्वेश्चनिंग इट्स ओन मूवमेंट, बिकॉज अगर आप अपनी मूवमेंट के अंदर की क्वेश्चनिंग भी नहीं करेंगे तो यू विल आल्सो मिस आउट द ब्लाइंड स्पॉट्स। सो नेशनलिज्म दिस कैन आल्सो बी अ डेंजर कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ, आपका एक व्यू पॉइंट है, आप उस व्यू पॉइंट को लेकर ही जर्नलिज्म कर रहे हैं, लेकिन उस व्यू पॉइंट you know it should not become an excuse to overlook factual accuracy. So as a journalist, that's why I say, when as a content creator you can do that. As a content creator you have more liberty to say what you want to say, but the moment you want to call yourself a journalist, you have to control your own biases, your own nationalistic thought, your own view of you know what your political social views is, by questioning yourself. And how do you question yourself? आजकल हम इंडियन न्यूज रूम्स में काफी बात होती है डाइवर्सिटी की, वो क्यों होती है? The reason is because Indian newsrooms बहुत biased है, upper caste bias है. So how do you make the newsroom more representative? How do you make the newsroom more inclusive of issues? By ensuring that more people across ethnic background are part of the newsroom. They are part of your reporting pool, they are part of your editing pool, and they should rise up in the hierarchy. So that जो आपका output आ रहा है, that is a diverse view. That is a view that is being challenged internally. ये एक जने का व्यू पॉइंट हावी नहीं हो रहा है, एक जने का व्यू पॉइंट इज बीइंग टेम्पर्ड बाय सम अदर व्यू पॉइंट, एंड वी आर नॉट मिसिंग आउट द पॉइंट कि अच्छा हमारे को एक लार्जर कॉज के अराउंड जर्नलिज्म करना है तो हम कुछ भी पब्लिश कर देंगे। नहीं, लार्जर कॉज तो करना ही है, लेकिन इट हैज टू बी, इट कांट बी एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड इट कांट बी एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग फैक्चुअली करेक्ट. दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक योरसेल्फ, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि nobody might question you for whatever reason. Your readers might like whatever you are publishing. You might think that आप सही कर रहे हैं, पर अगर आप objective नहीं हो रहे हैं, over time you might have to pay a price for it, or over time you're doing disservice to yourself. Even actually you might not pay a price. We see all kinds of Godi media doing all kind of journalism. They're not paying a price for it. They are thriving. But that's a conscious call you have to take. I mean, you know, again, आपको अपने आप को बोलना है कि which podcast journalist you want to be. You want to be a journalist who will be a partner to a certain narrative come what way, or you will say, so I have a certain sociological viewpoint, I will fight for it, but my journalism will not become a blind medium to propagate that. My journalism will be rooted in that ideology that yes, these issues have to be given more importance because ये issues बाकी media नहीं दे रहा, तो मैं इन पे ज़्यादा समय दूंगा. I will rather than majority of my issues will be, let's say, caste based issues, but once you start putting out the content, then objectivity and factual accuracy have to take equal importance as much as the political voice that you want to, or social voice you want to take up. The third and the fourth responsibility of media, I'm clubbing it, fights for a journalist and fight to protect the constitution. Now this has become one of the most important fights आज के दिन. पिछले 5 साल में सरकार ने बहुत सारे लॉज निकाले हैं टू कंट्रोल ऑनलाइन मीडिया. आप लोग यूट्यूब में हैं, एक IT रूल निकाला था 2021 में जहाँ पे उन्होंने कंटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया है.
एक ब्रॉडकास्ट बिल ये लोग लाने वाले थे जो उन्होंने रोल बैक कर लिया है, जिसमें यूट्यूबर्स वर आल्सो बीइंग मेड पार्ट ऑफ रेगुलेशन। देन उन्होंने एक डेटा एक्ट निकाला था, उसके बीच में उन्होंने वो फैक्ट चेकिंग यूनिट निकाला था। आप लोगों को मालूम हो कि लास्ट ईयर सरकार ने एक फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में बात की थी, जहाँ पे गवर्नमेंट का ही व्यू विल बी लास्ट व्यू, एवरीथिंग एल्स इज इनकरेक्ट। लकीली वो फैक्ट चेकिंग यूनिट अब बॉम्बे हाई कोर्ट हैज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आजकल एक बात हो रही है डिजिटल इंडिया बिल के बारे में, उसमें भी ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट किया जाएगा। तो इनफैक्ट एज वी स्पीक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज पुट टुगेदर अ न्यू पार्लियामेंट्री कमिटी टू चेक द मेरिट्स ऑफ फेक न्यूज। अब क्या हो गया, फैक्ट चेकिंग यूनिट आप लोगों को मालूम है, एवरीबॉडी नोज अबाउट फैक्ट चेकिंग यूनिट केस, मालूम है नहीं मालूम है? ओके, फैक्ट चेकिंग यूनिट वाज अ MIB ने कहा था कि मेटी ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि दे विल सेट अप अ न्यू फैक्ट चेकिंग यूनिट व्हिच विल हैव द सोल अथॉरिटी। उसके पास एक पूरी अथॉरिटी होगी टू लेबल कंटेंट फेक, मिसलीडिंग और फॉल्स रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे बारे में आप क्या लिखेंगे उसके बारे में जज मैं ही करूंगा। आई एम द विक्टिम, आई एम द जज। मैंने बोला कि आपने जो मेरे बारे में आपने जो लिखा है वो गलत है, तो वो गलत है, आपको हटाना पड़ेगा। नो जुडिशियल ओवरसाइट, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? सेंसरशिप। सरकार ने कहा कि लास्ट ईयर कास्ट बेस्ड वायलेंस वाज 500, आप लोगों ने रिसर्च की, कहीं नहीं, दे वर 800। फेक, मिसलीडिंग हटाइए, नहीं हटाएंगे आपका कंटेंट ब्लॉक कर देंगे। दैट वाज बेसिकली द जिस्ट ऑफ इट। वी चैलेंज्ड इट, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सरकार ने एक नई पहल स्टार्ट की है कि अच्छा अब ये तो वो हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो उन्होंने एक नई कमेटी बनाई है कि अच्छा फेक न्यूज को कैसे हम टैकल करेंगे। उसके लिए हमारे को उन्होंने बुलाया है, गिल्ड को बुलाया है। कहीं ना कहीं मतलब कहने का मतलब है कि सरकार इज ट्राइंग टू सी कि हाउ कैन दे कंट्रोल द ऑनलाइन स्पेस, जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूट्यूब इज बिकम देयर बिगेस्ट बैटल ग्राउंड। बड़े मीडिया को तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है बाय एडवर्टाइजिंग, बाय थ्रेट्स, बाय दिस, एंड बड़े मीडिया के काफी सारे ओनर्स जिनको मैं जानता हूं, दे आर आल्सो सिंपैथाइजर्स। उनको सरकार के साथ काम करने में दे बिलीव इन दिस आइडियोलॉजी। सो नाउ द बैटल ग्राउंड इज यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब में तो दे विल नॉट बी एबल, दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। So they are trying every possible, lever to control the online space. So the important thing to note here, however, is कि जिस basis पे ये लोग laws बना रहे हैं, ये पिछले 5 से 10 साल की देन नहीं है. That is a legacy of our 70-80-year-old history of constitution. सबको 1901 के बारे में मालूम है, 1902 के बारे में मालूम है. 1901 is freedom of speech. Yeah, we have freedom of expression, freedom of speech. 1902 क्या है? Restrictions on freedom of speech. So सरकार ने ये Constitution में unfortunately, Constitution is a great document, but unfortunately Constitution में 1902 Article 1902 के अंदर सरकार को एक छूट दी गई है, जहाँ पे उनको फ्री स्पीच को कर्व करने के लिए एक हैंडल दे रखा है. 7 to 8 reasons on which they can curb free speech: public order, national interest, security of state, friendly relations with neighboring state, morality, decency, contempt of court. ये इतने सब्जेक्टिव हैं कि आप किसी भी रिपोर्टिंग को अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि दिस इज अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर. आपने अगर एक कास्ट बेस्ड वायलेंस के बारे में लिखा, सिर्फ लिखा कि एक कास्ट ने दूसरी कास्ट की कम्युनिटी मेंबर के लिए झगड़ा हुआ, दे कैन से कि आप ये छाप के आप कास्ट बेस्ड हेट्रेड और बढ़ा रहे हैं. यू आर डूइंग द जॉब एज अ रिपोर्टर. बिग फैक्ट है, आपने लिखा है. वो कह सकते हैं कि आपने लिखा, आप और बढ़ावा दे रहे हैं. एनीथिंग इन फॉरेन. तो ये प्रॉब्लम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से रही है, और यही लॉज, यही एक्सेप्शंस क्रिमिनल लॉज में भी यूज हुए हैं. यही पहले ब्रॉडकास्ट, वो एक केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन लॉ था, वहां पे यूज हुए हैं. PRB एक्ट है, उसमें यूज हुए हैं. और आज के दिन यही एक्सेप्शंस हमारे सारे डिजिटल लॉज में भी आ रहे हैं और आ चुके हैं. तो यहाँ पे एक हमारी मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसके अगेंस्ट हमें फाइट करते रहना है. जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए अगेंस्ट फैक्ट चेकिंग यूनिट, जैसे ब्रॉडकास्ट बिल के अगेंस्ट हम सब ने आवाज उठाई. आप लोगों ने भी उठाई होगी. किस किस ने वैसे किस किस को पता है ब्रॉडकास्ट बिल के बारे में? हाँ, 8-10-15 लोगों को पता है. आपके लिए बहुत जरूरी था ये, बिकॉज सडनली सारे के सारे यूट्यूब चैनल ब्रॉडकास्ट बिल के दायरे में आ जाते और आपका सारा कंटेंट को मॉनिटर करने की, सेंसर करने की एक आज़ादी
या एक पूरी छूट सरकार एक झटके में ले ली थी। और अभी सोचना कि सरकार ये हुआ क्या है, इलेक्शन के बाद ही उन्होंने उसको विड्रॉ किया है। लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने ब्रॉडकास्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद इलेक्शन के बाद एक और नया बिल इंट्रोड्यूस किया, उससे ज़्यादा खतरनाक, लेकिन उसका बैकलैश इतना आया और साथ में ऑपोजिशन में भी उनके नंबर्स क्योंकि बढ़ गए थे, तो सरकार ने स्टेप बैक ले लिया है। लेकिन ये सोचना कि वो लोग दोबारा नहीं आएंगे, ये गलत है। दे विल कीप ऑन कमिंग बैक टू यू। यस, यूपी में ब्रॉडकास्ट बिल नहीं हुआ है, यूपी में कुछ और हुआ है। एक चीज हुई है, उन्होंने एक शायद कुछ नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें शायद कंटेंट पे कुछ पाबंदी लगाने की, वो एक्चुअली एक तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक इंसेंटिवाइजेशन है, वो भी गलत है क्योंकि वो एक करप्शन है एक तरह की, वो एक ब्राइब है एक तरह की। हाँ, ये एक्चुअली ये हाँ ये दैट इज करप्शन, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एज अ कंटेंट क्रिएटर यू कैन डू दैट, एज अ जर्नलिस्ट यू कैन नॉट डू दैट। एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं किसी की भी कर रहा हूँ हाँ, but that's why I say please decide what you are. Are you a content creator or you are a journalist? If you are a content creator, we'll get to that question. Yeah. If you are a content creator, you know lesser rules apply to you because you are saying okay, I'm up for hire. I can be hired by anybody, right? But if I'm a journalist, then I am bound by these rules. I am bound to check establishment. I am bound to ensure objectivity rahe, factual accuracy rahe. I am bound to ensure that I am fighting for the Indian constitutional values. फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, एक सवाल ये उठता कि अगर ये सरकार आती है 400 के बहुमत से तो और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे, तो हमारा जवाब क्या रहेगा? इफ कॉन्स्टिट्यूशन टुमारो इज चेंज्ड, तो देन वी हैव टू गो हायर, वी हैव टू से ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज। जो एक ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज होती हैं कि ऑब्जेक्टिविटी, फैक्चुअल एक्यूरेसी, एम्पैथी, सेक्युलरिज्म, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के भी ऊपर हैं। तो हमारे को उन वैल्यूज पे अपना एक जो मिशन है, जर्नलिस्टिक मिशन है, उसको ग्राउंड करना होगा। सो खैर यही मतलब एक लॉज के बारे में मैं ये कहता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट यू हैव टू बी विजिलेंट कि लॉज क्या बन रहे हैं, किस तरह के लॉज आ रहे हैं और उसके खिलाफ कैसे आवाज उठाएं। आप सबके चैनल्स हैं, किसी के 15,000 है, किसी के 1.5 लाख है, किसी के 1 मिलियन है। इट्स अ बिग रीच। Please ensure that you use your platforms to raise awareness of all these steps that the government is taking in various ways. चाहे वो करप्शन के उससे है, इंसेंटिवाइजेशन से, चाहे लॉज, चाहे यूजिंग स्टेट एजेंसीज, बट दिस बिकम्स अ राइट और अ ड्यूटी और एन ऑब्लिगेशन ऑफ अस, बिकॉज इफ वी डोंट रेज द फाइट nobody else will come to our rescue. कलेक्टिव एक्शन, देखिए इंडिविजुअली फाइट करना कई बार डिफिकल्ट होता है. You don't want to paint a target against your back. That's where collectives like this is important. I don't know अगर आपका एक collective एक organized body है या नहीं है. अगर नहीं है तो I will recommend please create a body. Editors Guild is a body. Press Club of India is a body. DigiPub करके एक body है. ये जो bodies हैं that allow you freedom to take this battle, because maybe as an individual you don't want to fight because you don't want the establishment to go after you. But the moment you fight as a body, you are representing voice of 50, 100, 200 members and you are saying कि तो body fight कर रही है, हम साथ में fight कर रहे हैं, थोड़ा सा practicality आ जाती है. So you have as a journalist today, besides being anti-establishment, besides checking any kind of nationalism, besides being objective, factual, authentic, the biggest duty and the biggest responsibility towards us is fighting against any assault on our constitution, fighting against any attack on our rights as an individual, and definitely fighting against any assault on our rights as a journalist. That's all we have to work towards.